हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है, डाइपोल के साथ क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पहला इसमें मैंने लिया है कि फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कांस्टेंट होगी, तो क्या होगा। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, इसके बीच की दूरी अपना कुछ है। इसमें माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और इस तरह से इस लाइन में ऐसे ऐसे हमने दिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। तो जैसे ही आप इसे फील्ड ऐसे दीजिएगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। और जब ये चार्ज निगेटिव है और फील्ड इधर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, उसके विपरीत। ये आपको पता है, अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो क्या पहले डाइपोल ऐसे था और जैसे ही इस पर फील्ड दिया गया तो क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो रोटेट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डाइपोल में टॉर्क आ गया। तो मैंने क्या लिखा है कि टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क होगा। तो मैंने लिखा है टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो। हाँ, एफ नेट जीरो होगा क्योंकि फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये वाली चार्ज और ये वाली चार्ज क्या है, सेम है। तो फोर्स जो लगेगा ये होगा एफ बराबर क्यू बी, और इधर होगा एफ बराबर क्यू बी, उसके उल्टा में। तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ भी फोर्स है और वहाँ भी फोर्स है। फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नीट में और जेई मेन में भी, कि टॉर्क जीरो होगा या फोर्स जीरो होगा। तो टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क होगा लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन फोर्स जीरो नहीं होगा। अब बात रही कि फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है और कहीं पे क्या है, कम है। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना। तो इस चार्ज के पास फील्ड क्या दिख रहा है, ज़्यादा, और इस फील्ड के पास इस चार्ज के पास फील्ड क्या दिख रहा है, कम। तो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स किधर लग रही है, इधर, और उसका नाम हो गया E1, F1 बराबर Q इंटू ई। तो अगर ज़्यादा यहाँ पर फील्ड है और यहाँ पे फील्ड क्या है, कम है, तो ऐसे करते हैं, इसको डैश दे देते हैं। डैश मतलब कि फील्ड क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका नाम डैश है, ई डैश, और यहाँ पर ई है। तो इधर फोर्स लग रही है F1 बराबर Q E1 डैश, और इधर भी जो फोर्स लग रही है F2 Q2, F2 इक्वल टू Q E। तो ये वाली फोर्स ज़्यादा है और ये वाली कम है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। फोर्स F1 ग्रेटर देन F2 होगा, F नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी टॉर्क होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि टॉर्क दोनों में होगा। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर क्या है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है, और इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज है, फील्ड पड़ेगी तो इधर फोर्स लग जाएगा, और इसमें माइनस क्यू है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो फाइनली क्या कर जाएगी, इस तरह से ये रोटेट कर जाएगी, ऐसे ये रोटेट करेगा ना, ठीक है। ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल किधर है, इधर है। तो मैंने मान लिया है कि एंगल कितना है, थीटा है। ये ऐसे था तो घूम जाएगा ऐसे। क्यों ऐसे घूमेगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा इधर F लगेगा, और फिर इधर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F लगेगा, है कि नहीं। एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा,
इधर एफ फोर्स लगेगा तो फाइनली क्या कर जाएगा, घूम जाएगा और घूम के इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो हो गया आर परपेंडिकुलर हो गया जिसका नाम हो गया 12 साइन थीटा, और ये हो गया पैरेलल हो गया 12 कॉस थीटा। तो हमने टॉर्क जो पढ़ा है, टॉर्क उसमें क्या पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है, टॉर्क जो होता है वो होता है आर परपेंडिकुलर इनटू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ऐसे आर परपेंडिकुलर, ये इसमें हो गया आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, 12 साइन थीटा, और एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो हुआ वो क्या हो गया, क्यू इंटू ई हो गया। आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 12 साइन थीटा, और एफ ई बराबर क्यू इंटू ई हो गया। तो ये कैसे पता चला कि 12 साइन थीटा है, ये पूरा 12 और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 कॉस थीटा हो जाएगा। और ये जो लाइन है इस फोर्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे क्या, नाउ टॉर्क, नाउ ऐसे लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू 2L साइन थीटा इंटू एफ। एफ का मतलब क्या है, क्यू ई, यहां पर लिख सकते हैं क्या, क्यू ई, क्यू ई। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया क्यू 12 ई साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा हुआ, और ये हो गया आपको टाउ, इस तरह से लिखेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया, इसको वेक्टर का फॉर्म में लिखते हैं, तो पी भर प्लस पी क्रॉस ए, इसको लिखते हैं पी क्रॉस ए लिखते हैं। क्लियर है। टॉर्क बराबर हो गया आर परपेंडिकुलर एफ ई, और आर परपेंडिकुलर है 12 साइन थीटा, एफ ई बराबर क्यू इंटू ई है। तो टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे 2L साइन थीटा इंटू क्यू ई, यानी 2L क्यू ई साइन थीटा पी ई साइन थीटा, और इस तरह से आप लिखेंगे। ओके, अब इसमें है डायरेक्शन जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिटरमाइन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जो ये जो होगा इसका डायरेक्शन जो होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पी वेक्टर पर और ई वेक्टर पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मान लीजिए कि पी वेक्टर इधर है, सपोज दैट पी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर किधर है, इधर है, तो इसका जेड पर कौन होगा, टॉर्क होगा। इधर मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है और ये क्या है, वाई है, और इधर क्या है, एक्स है, तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, फर्स्ट देखिए, व्हेन पी वेक्टर पैरेलल किसके हो बच्चों, ई वेक्टर, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ई लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, तो इसमें हम थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई और साइन 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ई लिखेंगे इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। टाउ इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, टाउ इज इक्वल टू 0, को डाउट नहीं ना। और एफ नेट भी क्या है, 0। तो जब टॉर्क 0 हो, टॉर्क 0 हो
और टाउ नेट भी 0 हो तो कैसे दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा। देखिए ये हो गया प्लस क्यू, ये क्या हो गया माइनस क्यू, इस तरह से। तो इधर एक फोर्स किधर इधर, और इस तरह से फील्ड होगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम इसका नाम देते हैं। कोई डाउट नहीं? क्या नाम पड़ता है इसका? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब? जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो, यानी पैरेलल हो तब। और टॉर्क इस केस में भी 0 होगा अगर 180 हो। दूसरा है कि व्हेन ई वेक्टर एंटी पैरेलल हो किसके? पी वेक्टर के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू कितना? पी ई साइन कितना? 180। ये हो गया क्या? 0 हो गया। एफ जो नेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। टाउ इज इक्वल टू 0 और एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब इस तरह से हो गया, इधर माइनस हो गया और इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। फील्ड इस तरह से दिए हुए हैं, तो इसमें फोर्स इधर लगेगा एफ, इधर भी लगेगा क्या? एफ। जब इधर फोर्स एफ लगा, इधर एफ लगा, तो ये घूमेगा ही नहीं, इसलिए टॉर्क क्या हो गया? 0। और एफ नेट भी क्या हो गया? 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं बच्चों? ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ते हैं ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एफ नेट 0 हो और टॉर्क पे क्या हो? 0 हो, तो इसका नाम पड़ता है ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक और कंडीशन है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? थर्ड, कि व्हेन जो पी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो किसके? ई वेक्टर। व्हेन पी वेक्टर परपेंडिकुलर हो ई वेक्टर, यानी थीटा इक्वल टू क्या दे दिया जाए? 90 डिग्री, है ना। तो टॉर्क जो होगा वो पी ई साइन 90। तो यहाँ पर मिलेगा टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम। टॉर्क जो मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिमम। एंड जो एफ नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा इस कंडीशन में। तो ये रहा टॉर्क, हमारा टॉर्क, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी में वो है आपको टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हम पढ़ते हैं क्या? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इधर आप दिए हैं क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या है? इस तरह से एक डाइपोल है, ये वाली, ये सब भूल जाओ, ये डाइपोल है। अब इसको क्या कर दिया मैंने? ऐसे टिल्ड कर दिया। तो जब ऐसे इसको घुमा दिए थीटा से, ये थीटा से आप क्या करते? इसको घुमा दिया ऐसे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स किधर लगाएगी? इधर। इस पर किधर लगाएगी? इधर। तो ये फट से ना क्या करेगा? ये घूमेगा ऐसे, और घूम के यहाँ न आगे कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ये घूमेगा। जब ऐसे है और फिर घूम के कहाँ चला है? यहाँ ऐसे। तो इसके अबाउट ऐसे 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 ये टर्न करता है। तो इसका हमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड। ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है। जैसे ये हिस्सा यहाँ जाएगी, तो ये वाली हिस्सा जब यहाँ जाएगी तो ये वाली हिस्सा कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। देखिए ऐसे आ जाएगी, ये माइनस क्यू है। और जैसे ही ये हिस्सा इधर जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या करेगी? यहाँ चली जाएगी, फिर इधर आएगी। इस तरह से ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? पी ई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ टॉर्क इज रीस्टोरिंग। नाउ टॉर्क इज क्या? रीस्टोरिंग। तो टॉर्क रीस्टोरिंग का मतलब होता है टाउ इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा पी ई साइन थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी
स्मॉल, इसको लिखते हैं साइन थीटा नियरली इज इक्वल टू क्या लिखेंगे थीटा, तो टाउ बराबर माइनस पी ई इंटू क्या लिखेंगे थीटा, और ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। ये समझ में आया। नाउ एक बार और जाते हैं कि टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा भी होता है, और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा होता है। ये कहाँ पढ़ना है, एसएचएम में 11th में आप पढ़े होंगे एसएचएम, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो एंगुलर एसएचएम के लिए लिखा है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा लिखते हैं, और टाउ बराबर क्या लिखते हैं आई अल्फा लिखते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, जब किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसके पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये ना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें हमको टाइम पीरियड की हम बात करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप जरा समझिए। इसको करते हैं क्या, इसको यहाँ पर मिलाते हैं, इसको लिखते हैं सेकेंड। तो फ्रॉम क्या लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो क्या लिखेंगे, पी ई थीटा माइनस इज इक्वल टू आई और अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ई माइनस थीटा इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ई इज इक्वल टू आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बटे आई। तो ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे पी ई डिवाइडेड बटे क्या होगा आई। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे कितना ओमेगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर पी ई डिवाइडेड बटे कितना आई। तो यहाँ पर क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बटे पी ई। टी बराबर क्या हो गया, 2 पाई रूट अंडर आई बटे पी। दिस इज द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड आ गया तो आपको क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, एंगुलर स्पीड भी पूछा है, कई बार पूछा है क्या, एंगुलर स्पीड। तो ओमेगा इज इक्वल टू पी ई बटे आई एंड टी इज इक्वल टू 2 पाई बटे ओमेगा। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर पी ई बटे आई, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बटे पी ई। तो इसमें अब आप क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। क्या लिखते हैं, 1 बटे टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 1 बटे टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे टी। टी का मतलब हो गया 2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बटे पी ई। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई रूट अंडर पी ई डिवाइडेड बटे कितना आई। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई रूट अंडर पी ई बटे आई। ये फ्रीक्वेंसी हो रही है। ओके, इसका रिवीजन करके रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।